हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उसमें जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम आज बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है उसका जस्ट एक चार्ट की फॉर्म में उसको पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको जस्ट एक चार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो छिपी हुई है। उसी को जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम चार्ट बनाएंगे, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारा आपके जो है बेसिक नॉलेज से रिलेट करेंगे। इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत ही आसान जो है उसको लर्न करना भी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि मतलब इतना जो है ग्रुप्स हैं उसमें, इतने जो है पीरियड्स हैं उसमें, उनको हम ग्रुप्स और पीरियड को कैसे लर्न करें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है, तो जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है उसी के बेस पे हम इसको ड्रॉ करके लर्न करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन जो है कि स्टेप जो है आपको क्लियरली समझना है और बहुत अच्छे से जो है इसको समझना है, जिससे क्या हो जाए वो आपको सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल हम बनाते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बेसिक ऑफ दी केमिस्ट्री, हमें जो समझना है। जैसे कोई भी अगर हम मान लीजिए रिएक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ हम जो है अगर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, यहाँ हम एटम्स की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारा एटम्स ही है। ठीक है, तो एटम क्या होता है, किसी भी तो एटम्स क्या है, किसी भी मतलब सब्सटेंस का जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम ही बोलते हैं। ठीक है, तो उस एटम का ही सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या पता है कि जो एटम है उसका जो सेंटर है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, जिसके अंदर जो है दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने जो है पीरियोडिक टेबल को बनाया है, तो इसलिए जो है एटॉमिक नंबर की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो होता है बहुत सारे स्पेरिकल पाथ्स होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इन स्पेरिकल पाथ्स को जो है हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, के एल एम एन, ठीक है, ऐसे करके जो है नंबर हो सकता है। ठीक है, और इसको नंबर भी हम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे नंबर भी दे देते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली सेल्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इसका नंबर जो है कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा, कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो इट में भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, जहां एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। सेल्स में भी किसमें होते हैं, वो सेल्स के अंदर क्या होते हैं, वो सब सेल्स के अंदर होते हैं। बीच में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो किस में डिवाइड होते हैं, सब सेल्स में होते हैं। ठीक है, और सब सेल्स जो है कितनी है हमारे पास, चार। कौन सी, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ चार सब सेल्स हैं, और ये जो चार सब सेल्स हैं ये किससे मिलकर बनी होते हैं, ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहाँ ये ऑर्बिटल से मिलकर बनी होता है। तो यहाँ एस ऑर्बिटल की यदि मैं बात करूं तो एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। ठीक है, पी में कितने होंगे, 3। डी में कितने होंगे, 5। और एफ में कितने होंगे, 7। ठीक है, तो इसको हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी की तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जो क्या इंडिकेट करता है, इसकी सबसेल को इंडिकेट करता है, और वो क्या होता है हमारा एल। ठीक है, तो एल जो होता है उसके लिए क्या वैल्यू होते हैं, 0 1 2 3 और शोन। ठीक है, तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ अगर 0 नंबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस सबसेल को। 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी सबसेल को। 2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है डी सबसेल को, और 3 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ सबसेल को। ठीक है, इन नंबर्स के बेस पे हम यहाँ पता कर सकते हैं कि किसी सबसेल में जो है कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2l + 1 होगी। ठीक है, तो किसी भी एक l की वैल्यू के लिए जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12 + 1। दैट इज, अगर मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 0, तो ये कितना होगा, 2 × 0 + 1, दैट इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, और वो कौन सा है, s ऑर्बिटल है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 1 लेता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ क्या है, पी में 3 ऑर्बिटल है,
उसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं नेक्स्ट सेल लेता हूँ, यानी कि नेक्स्ट सब सेल को लेता हूँ, तो वो क्या होगा इसमें 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 5, और उसके क्या है 3 से लेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ थर्ड लिया था हमने तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो कितनी वैल्यू होगी इसके लिए 7। तो दैट मीन्स जो यहाँ फर्स्ट सब सेल है उसमें क्या होगा एक ऑर्बिटल होगा, जो सेकंड है उसमें कितना होगा, जो सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, थर्ड जो सब सेल है ठीक है उसमें कितने होंगे 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और फोर्थ जो सब सेल है उसमें कितने होंगे हमारे 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से हम एक चीज और को डिस्कस करें कि किसी भी सेल में जो है कितने मतलब जो है सब सेल्स प्रेजेंट होंगे और कितने जो इसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो भी क्वांटम नंबर्स के बेस पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि यदि n की कोई वैल्यू है, ठीक है, तो n की किसी वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 टू n-1 तक होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स जितना n का नंबर होगा उतना ही क्या होगा उसमें l का भी नंबर होगा, यानी कि उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ बात करी कि अगर मान लीजिए किसी सेल में हमें पर्टिकुलरली यदि पता करना है कि कितने सब सेल है, तो जो भी सेल का नंबर होगा वही क्या होगा उतने उसमें सब सेल भी प्रेजेंट होंगे। दैट इज अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सब सेल है, दैट इज S। अगर हम n इक्वल्स टू 2 की बात करें, यानी कि सेल नंबर यदि 2 है तो उसमें क्या होंगे 2 सब सेल्स होंगे S एंड P। यदि हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 3 की तो उसमें कितने सब सेल्स होंगे 3 होंगे S P एंड D। यदि हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 4 की, यानी कि फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो इसमें जो सब सेल होंगे वो क्या होंगे S P D एंड F, दैट इज 4 सब सेल्स होंगे। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें बात करनी है तो इसको फाइंड करते हैं 2n² रूल से, जैसे क्या होता है ये बोर-बरी लॉ होता है। ठीक है, तो बोर-बरी लॉ से हम क्या कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे 1 बाय 1 जो है इजीली उसको समझते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, नीचे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ जो है किसी सब सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं एस सब सेल की बात करता हूं, तो एस सब सेल में क्योंकि एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। कम तो 0 तक हो सकते हैं, दैट मींस उसमें 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ऑर्बिटल में जो है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। तो यहाँ क्या बात करेंगे, तो यदि एस सब सेल है तो इसमें कितने होंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी की बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ की बात करें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डाटा व्हिच इज नीडेड टू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हम यहाँ बात करेंगे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस डाटा को भी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास में सफिशिएंट डाटा अवेलेबल है। ठीक है, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एस सब सेल की। ठीक है, कितनी सब सेल्स हैं उसमें 4 सब सेल्स हैं, और 4 सब सेल्स के बेस पे जो है 4 ब्लॉक उसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो है किसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ एस ब्लॉक की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ एस ब्लॉक को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया एस ब्लॉक हो गया, और एस ब्लॉक यदि है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर देता हूं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब कितने सेल कितने जो है मतलब पीरियड्स हैं मैक्सिमम 7 पीरियड्स हैं, तो इसको 7 में डिवाइड कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एस ब्लॉक। ठीक है, नाउ अब यदि हम बात करें नेक्स्ट सब सेल की, तो नेक्स्ट जो सब सेल है वो क्या है हमारा पी आएगा। ठीक है, एस के बाद क्या आता है पी। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ से कि यदि मैं बात करूं एस की, तो एस जो है देखिए यहाँ से सब में जो है कॉमन है, यानी कि सबसे पहले जो सेल आएगा सब सेल वो कौन सा है एस ही है। तो एस के बाद क्या है पी है, और पी क्या है हमारा सेकंड सेल से स्टार्ट होता है, फर्स्ट में वो नहीं है, तो यानी कि एक ग्रुप में छोड़ देता हूं, तो एक ग्रुप छोड़ के मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां तक मैंने इसको आगे बढ़ाया, अभी इधर से मुझे रफ करना होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है समझने में इसको आसानी रहे। ठीक है, हम इसको जो है साइड में अलग से
लिख देता हूं। चलिए, तो ये बेसिक डाटा है, तो इसको हमने आगे बढ़ाया, तो इसको क्या कर लेते हैं हम यहाँ पी ब्लॉक को बना लेते हैं। नीचे से चाहो तो अपनी ये लाइन जो है आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, इसको यहाँ मैच कर दीजिए। इधर जो है मैंने क्या बना लिया, ये यहाँ पे पी ब्लॉक बनाया, ठीक है। और पी ब्लॉक में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पी सब सेल में, पी सब सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होता है 6। तो इसको मुझे कितने ग्रुप में डिवाइड करना होगा 6 में, तो ये मैं कर लेता हूँ इसको 6 ग्रुप में डिवाइड, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पी ब्लॉक बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो डी सब सेल है, डी में कितने होंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डी जो सब सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ जो है मैं यदि डी सब सेल को बनाता हूँ या डी ब्लॉक को बनाता हूँ तो उसमें क्या होगा हमारा 10 ग्रुप्स बनेंगे। अब यहाँ से एक चीज और समझने की है कि यदि मान लीजिए मैं यहाँ से जो है अगर डी की बात करूँ तो कौन से सब सेल से स्टार्ट होगा, ये जो है किस सेल से स्टार्ट होगा, ये हमारा देखिए थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक है, क्योंकि इससे पहले जो है 3D यदि मैं लेता हूँ तो 3D से पहले क्या आता है 4S आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ग्रुप जो है एक्स्ट्रा जो है डाउनवर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 1 2 3 3 ग्रुप्स को जो है यहाँ से क्या करेंगे स्किप करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारा इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक में कितना होगा, अभी हमारे यहाँ से 10 ग्रुप्स हमें इसमें बनाने हैं। तो यहाँ से बना देंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये 10 ग्रुप्स मैंने यहाँ बनाए। अब ये लाइन जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा पीरियोडिक टेबल फॉर्म्ड हो गया ऑलमोस्ट। अब इसकी नीड हमें नहीं है, एक बार फिर से समझ लिए क्या क्या। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एस ब्लॉक, ठीक है। और एस ब्लॉक जो है उसमें कितने होंगे हमारे 2 ग्रुप्स होंगे, बिकॉज एस सब सेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर एस सब सेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम यहाँ लेते हैं पी ब्लॉक। अब ये एक छोटा सा लॉजिक यहाँ भी है कि अगर मान लीजिए हम पी की बात करें तो पी को हमने जस्ट आफ्टर जो है एस के क्यों नहीं लिया, इसमें जो है बीच में हमने डी सब सेल को क्यों लिया, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एस और पी के बीच जो है डी आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्या है 4s, ये क्या हो गया 4p, और 4p के बीच में क्या है 3d है। तो दैट मीन्स डी सब सेल जो होता है कहाँ आता है, एस और टी के बीच आता है। इसीलिए इनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नाम भी दिया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि डी ब्लॉक ट्रांजिट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। दैट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों से मैच करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये पार्शली एस ब्लॉक है और पार्शली क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स है मेटेलिक नेचर के ही ये सारे क्या होंगे, सारे के सारे मेटल्स हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में भी क्या होता है कुछ मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या होते हैं, सारी मेटल्स ही होते हैं पी ब्लॉक में, मेटलोइड से पहले की। तो इसलिए क्या है मेटेलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ना तो ये पूरी तरह से क्या है एस ब्लॉक के मेटल है और ना ये पी ब्लॉक के हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है इनके कहीं बीच में है, तो इसलिए इनको क्या बोला हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स नाम दिया, ठीक है। तो बिकॉज दे ट्रांजिट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है 6 जो ग्रुप जो हमने किसके बनाए पी ब्लॉक के, और 2 ग्रुप जो बनाए हमने किसके एस ब्लॉक के, और 10 ग्रुप जो है हमारे डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं हम
कि जो लैंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स है, लैंथेनम कितना होगा 57 एटॉमिक नंबर और एक्टिनाइड कितना होगा 89। ठीक है, तो जो लैंथेनाइड्स हैं इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और जो एक्टिनाइड्स के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो यहाँ कितना होंगे 14 ग्रुप्स हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा लैंथेनाइड्स होंगे और यहाँ क्या होगा एक्टिनाइड्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद के क्या होंगे 14 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक काम और करना है हमें, क्योंकि यहाँ क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा हीलियम आएगा, और हीलियम यहाँ प्लेस नहीं होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में, क्योंकि हीलियम क्या होता है नोबल गैस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ नोबल गैस के साथ में जो है लास्ट में इसको पुट कर देते हैं, और यहाँ जो है एक ग्रुप हम ऊपर बढ़ा देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको रफ कर सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, तो यहाँ क्या हो गया हीलियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नाउ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज रेडी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं एलिमेंट को फिल कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हमने एस ब्लॉक, इसको क्या लिखेंगे हम डी ब्लॉक, यहाँ क्या होगा ये पी ब्लॉक, यहाँ क्या होगा ये एफ ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ जो है क्लियर जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 और 12, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या हो गया हमारा 18 ग्रुप। ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने होंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो जो ये वर्टिकल लाइन्स आपको दिखाई दे रही है ये क्या है पीरियड्स हैं। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे हम पीरियड्स कह सकते हैं, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल नंबर दिखाई दे रहे हैं ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ग्रुप्स हैं और ये क्या है ऐसे ये सब पीरियड्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि मान लीजिए मैं इनका जो है वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे रोमन नंबर में फर्स्ट ए, इसको लिखेंगे हम सेकंड ए, इसको लिखेंगे हम यहाँ थर्ड ए, इसको लिखेंगे फोर्थ ए, इसको लिखेंगे फिफ्थ ए, इसको लिखेंगे हम सिक्स्थ ए, इसको लिखेंगे हम सेवंथ ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या है जीरो है। अब ये जो रोमन नंबर मैंने यहाँ लिखा तो ये किसी भी ग्रुप की जो है मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स किसी ग्रुप की जो वैलेंसी होगी इस नंबर से ज्यादा नहीं होगी, उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जस्ट लाइक जैसे हमने क्या लिया हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के बाद क्या होगा हाइड्रोजन जो है मेटल में नहीं आता है, वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो लेकिन इसको कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल की तरह होते हैं, बिकॉज ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देता है और एज ए मोनोवैलेंट कैटायन की फॉर्म में एक्ट करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं अल्कलाइन मेटल के साथ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिथियम आ जाएगा, लिथियम के बाद क्या आएगा सोडियम, सोडियम के बाद क्या आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आएगा रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में आएगा सीजियम और सीजियम के बाद आएगा फ्रांशियम। ठीक है, तो ये क्या है सारी के सारी अल्कलाइन मेटल्स हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ सेकंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और क्या आ जाएगा रेडियम। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हम बाकी के एलिमेंट्स को भी यदि फिल करें तो इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या होगा हीलियम है, हीलियम के बाद क्या आएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, राडोन। ठीक है, तो ये क्या सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अब बाकी के एलिमेंट्स यहाँ से फिल कर सकते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इधर ले सकते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, गैल्मियम और जर्मेनियम। ठीक है, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। ठीक है, क्रिप्टन उसके बाद, फिर इसके बाद में आ जाएगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद में आएगा यट्रियम, यट्रियम के बाद में आ जाएगा आपका जिरकोनियम, नियोबियम,
नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक है, रुथेनियम, रोडियम, रोडियम के बाद आ जाएगा आपका प्लेडियम, प्लेडियम के बाद आएगा आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद आ जाएगा आपका कैडमियम, कैडमियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद आ जाएगा आपका टीन, एंटीमनी, और फिर इसके बाद आएगा आपका टेंटेलम, और फिर इसके बाद में आएगा आपका आयोडीन, आयोडीन के बाद आ जाएगा जीनोन। उसी तरह से जो है बाकी के एलिमेंट्स भी आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा होफनियम, HF, इसके बाद जो है सारे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बाकी जो है मैं कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेंगे। यहाँ से लेंथेनम है, तो लेंथेनम के बाद में जो है 14 एलिमेंट्स हम किसके लेते हैं, इसके एब्लोक के ले लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, सीरियम लिया, और प्रोमीथियम, नियोडायमियम, और प्रोमीथियम, और समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइप्रोशियम, होल्मियम, यूरोपियम, टर्बियम, यट्रबियम, और ल्यूटिशियम, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक से जो मेन एलिमेंट्स है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज की, कि इसमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो हमारा काम था क्या था, कि हाउ टू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसको मैंने जो है यहाँ ड्रॉ कर दिया है कि हाउ टू ड्रॉ दी पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, तो इसको बेसिक टेक्निक्स को यूज करके, जो बेसिक आपका रिलेटेड टू दी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसी के बेस पे हमने क्या करा, ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई, और इसमें क्या करा, हमने एलिमेंट्स को फिल किया, ठीक है। तो यहाँ से बाकी के एलिमेंट्स भी आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है, तो इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है, यदि लर्न है आपको तो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसकी बेसिक जो है प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 18 ग्रुप की। तो इसको नाम क्या दिया हमने, नोबल गैस, ठीक है, या नोबल एलिमेंट्स। इनर्ट गैस भी इसको हम बोल देते हैं। ये क्या है, इनर्ट गैस है, बिकॉज दे डजंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी कि सामान्य कंडीशन में जो है किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया गया नोबल गैसेस। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आता है हमारा, ये 17th ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हैलो का मतलब होता है सी साल्ट, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग, सी साल्ट प्रोड्यूसिंग, और जीनस का मतलब होगा स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज या ऐसे जो है मतलब कंपाउंड जो क्या करते हैं, सी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, हैलोजेंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई दीस एलिमेंट्स आर नोन एज ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है, इसके ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको दूसरा नाम देते हैं हम चाल्कोजेंस। तो इनको नाम क्या दिया हमने, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का नाम क्यों दिया इनको, क्योंकि चाल्कोज का मतलब होता है, चाल्कोज का मतलब होता है और प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मोस्टली एलिमेंट्स क्या करते हैं, और का मतलब प्रोडक्शन करते हैं। तो और जो होते हैं या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, या कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे, या फिर आपके जो है सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी और हम माइन करके लाते हैं, वो सारे क्या होंगे, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, या कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे, या फिर सल्फाइड की फॉर्म में होंगे। और कार्बोनेट की यदि हम बात करें, तो ये भी क्या है कि स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, ऑक्साइड ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी और हैं वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, तो इसीलिए इसको जो है ग्रुप को नाम दिया गया चाल्कोजेंस। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली की। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है, इसका दूसरा नाम जो है पिनेकोजेंस होता है। पिनेकोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिनेकोज का मतलब क्या होता है,
फिनिकोज बोलते हैं हम सफोकेशन को। मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं तो ये क्या करते हैं, सफोकेशन प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट्स वाई इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पिनेकोजेंस बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके कंपाउंड से क्या होता है, सफोकेशन होती है, ठीक है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया पिनेकोजेंस। बाकी जो है आपका कार्बन फैमिली है और बोरॉन फैमिली है, ठीक है, इसमें स्पेशल केस कुछ नहीं है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कॉपर, सिल्वर और यहाँ क्या लेते हैं हम, गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है, यू। तो इस फैमिली को जो नाम दिया जाता है डी ब्लॉक का जो है, इसको कॉइनेज मेटल कहा जाता है। कॉइनेज मेटल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स से क्या बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने कॉपर कॉइन सुना होगा, सिल्वर कॉइन सुना होगा और गोल्ड कॉइन सुना होगा, तो इन मेटल्स को मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, कॉइन्स बनाने में यूज करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है कॉइनेज मेटल्स का, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, एक एलिमेंट ये है आपका टंगस्टन, ठीक है, तो टंगस्टन क्या होता है, W होगा 74 जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको जो है फिलामेंट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, किसी लाइट के, ठीक है, तो ये क्या है हमारा टंगस्टन है। इसके बाद यहाँ आपका एक एलिमेंट है आपका प्लैटिनम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 78, ये होगा आपका एटॉमिक नंबर 78 प्लैटिनम। तो ये जो होता है ये भी एक मेटल ही है जो जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, और ये गोल्ड को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये क्या होगा 79, जो ज़्यादातर क्या होता है ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसके हैं, और नोबल मेटल्स की कैटेगरी में ये आते हैं, तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो इसके जो प्लेटिनम का जो मेन यूज़ है हमारा यहाँ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट है आपका ऑस्मियम, ठीक है, तो इस ऑस्मियम को याद रखना है, ये होगा 76, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 76, और ये जो एलिमेंट है ये इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत लो होता है, अगर आपको इसको हथेली पर रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर सॉफ्ट मेटल की बात करें तो जैसे सोडियम और पोटेशियम है, तो ये सबसे सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है, तो नाइफ की हेल्प से हम इसको कट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल एलिमेंट की बात हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या लिया, ये मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से, तो ये जो सभी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, मेटलॉइड्स कहेंगे, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एस्टाटीन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर आगे के एलिमेंट्स को भी यदि मैं फिल कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा मरकरी, यहाँ क्या आएगा थैलियम, और यहाँ आ जाएगा पीबी लेड 82 इसका एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद आ जाएगा बिस्मिथ, और यहाँ आ जाएगा पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम कितना होगा 84, ये होगा 83 एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा 85 एस्टाटीन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सब मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेटलॉइड के बाद के जो एलिमेंट्स बचते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो दीज आर द 9 एलिमेंट्स विच आर एक्चुअल नॉन मेटल्स, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक्चुअल नॉन मेटल्स होंगे। तो नॉन मेटल्स ये 9 ही एलिमेंट है, लेकिन आयोडीन जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, तो इसको मेटलॉइड तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का ये होता है, लेकिन समटाइम्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और मेटलिक क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या करता है, मेटल की प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन मेटल ही है, और साथ ही जो है यहाँ जो हाइड्रोजन है ये भी क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है। तो इनको मिला के भी हम क्या कह सकते हैं कि ओनली 11 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विच आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, ठीक है, आउट ऑफ द गिवन कितने एलिमेंट है टोटल 118, तो आउट ऑफ 180 एलिमेंट्स ओनली 11 एलिमेंट्स आर देयर विच आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, ठीक है। बोरॉन जो होता है इसको मेटलॉइड की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो है मेटलॉइड होता नहीं है, ये भी क्या होता है, नॉन मेटल का ही नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम जो ये जिंक फैमिली है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। तो मरकरी के बारे में आप जानते हैं क्या है कि दिस इज द ओनली मेटल विच इज एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये लिक्विड की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, एटॉमिक नंबर इसका होगा 80,
ठीक है। तो यहाँ से बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यानी कि मेटलोइड से पहले और ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद के एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, टीन है, लेड है, बिस्मिथ है और पोलोनियम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनको कंबाइंड वे में हम बोल देते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब यानी कि जो पोस्ट का मतलब क्या होगा, बाद में, और ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद के जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनसे पहले के जो मेटल्स हैं उन सबको कंबाइन में क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। यानी कि मेटलोइड से पहले वो ट्रांजिशन मेटल के बाद के जो मेटल्स हैं उनको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो लेड है हमारा 82, ठीक है, इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। क्या होंगे, रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि दोज एलिमेंट्स विच इमिट, ठीक है, रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। इसमें से क्या होता है, रेडिएशन निकलता रहता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इसमें से निकलते रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए इम्पैक्ट देखना है तो आपने वर्ल्ड वॉर 2 में जो है उसका सुना होगा कि जापान जो हिरोशिमा है और नागासाकी है वहां क्या गिराए गए थे, 2 एटम बम गिराए गए थे, लेकिन उसका जो इफेक्ट है आज तक भी दिखाई देता है। वहाँ जो बच्चे अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें भी जो है अभी इनके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब जो है अभी भी रेडिएशन की जो है मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, कोई ना कोई जो है मतलब इसमें इफेक्ट इसका दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे जस्ट लाइक हम यहाँ से बात करें तो एक्टिनियम के बाद में जैसे आपका क्या हो जाएगा, थोरियम हो गया, ठीक है, 90 एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद में क्या हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 91, और इसके बाद में आ जाएगा आपका यूरेनियम 92, और इसके बाद में नेपच्यूनियम 93, और इसके बाद में आ जाएगा आपका प्लूटोनियम 94, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बेसिकली लिखना था। तो जो प्लूटोनियम है और यूरेनियम है इससे बहुत ज़्यादा आप अवेयर हैं। यूरेनियम का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या करते हैं, इससे हीट प्रोड्यूस करे जाते हैं जिससे क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें यूरेनियम जो है इसका आइसोटोप यूज किया जाता है, कौन सा होता है, यूरेनियम 92, एंड मास नंबर उसका होगा 235, ठीक है। तो 235 जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूरेनियम है उसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत कम अमाउंट पे मिलता है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। प्लूटोनियम एज वेल जो है ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। मूवीज वगैरह में आपने इसका जो है बहुत जिक्र सुना होगा, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जितने भी हमारे मान लीजिए इस ग्रुप की यदि हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं हम एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कलाइन मेटल्स। जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये मेटेलिक नेचर के हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको मेटल का। और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, चाहे हम किसी की भी बात करें एक्सेप्ट हाइड्रोजन का जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वाटर, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। इसको यदि छोड़ दें तो यदि मान लिया लिथियम हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, बेसिक इन नेचर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझने की है कि जो बेस है और एल्कलाइन है, ठीक है, ये भी दोनों चीजें क्या है, अलग अलग चीजें हैं। नेचर दोनों की सेम है, दोनों बेसिक ही नेचर के होंगे, लेकिन जो एल्कलाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ऑल एल्कलाइंस आर बेस, ऑल एल्कलाइंस आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइंस। मतलब एल्कलाइंस जो सभी बेस होंगे लेकिन सभी बेस जो है वो एल्कलाइंस नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो एल्कलाइंस है वो तो वाटर सोल्यूबल होंगे और इनकी नेचर जो होगी बेसिक होगी, लेकिन जो बेस होते हैं वो बेसिक नेचर के तो हैं लेकिन वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ऑल एल्कलाइंस आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। तो ये भी जो होते हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको भी क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइंस बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक नेचर के हैं। इनको हमने एल्कलाइन मेटल्स कहा क्योंकि ये मेटेलिक नेचर के हैं। इनका जो स्पेशल नाम है वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन
अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल इसको हमने क्यों नाम दिया, इसलिए एल्कली अर्थ मेटल इसको हम बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें बाकी एलिमेंट्स की, तो जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है, ये हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और यदि हम बात करें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, तो क्या है इसमें सीजियम है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, सीजियम। देखिए बेसिकली जो है होना क्या चाहिए कि फ्रांसियम जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, और यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा वो फ्रांशियम होना चाहिए, लेकिन फ्रांशियम नहीं होता है। फ्रांशियम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम किसको कंसीडर करते हैं, सीजियम को जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और सीजियम का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ यूज होता है, सोलर पैनल्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे ही हल्का सा हीट इस पे पड़ेगा तो तुरंत क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, तो इसलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, सोलर पैनल्स बनाने में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये जो है बेसिक सा जो है एक सिनेरियो था अबाउट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी, अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है, अगर मैं चाहूँ तो इसको काफी लंबा कर सकता हूँ वीडियो को। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात करी कि ये क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, तो यदि मान लीजिए मैं ऑक्साइड की बात करूँ तो जो मेटल्स हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, मेटेलिक नेचर के होंगे, और राइट साइड के जो एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट इस जीरो ग्रुप को छोड़ के तो ये क्या होंगे, नॉन मेटेलिक नेचर के होंगे। इसीलिए जो है हमें पता है कि टॉप टू बॉटम यदि हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इसका उल्टा करते हैं कि बॉटम टू यदि टॉप जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ेगा। तो इसीलिए जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसी वे में जो है अगर हम यहाँ बात करें तो टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का सीजियम होगा, फ्रांसियम नहीं होगा। ठीक है, फ्रांसियम होता है लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, सीजियम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज और समझने की कि एसिडिक कैरेक्टर किधर ज्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर किधर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर को। अब यहाँ से एक चीज और समझनी है तुम्हें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक बच्चे को जो है समझ आनी चाहिए कि यहाँ हमने हाइड्रोक्साइड की बात करी, तो इधर जो है मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो क्या नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड नहीं होते हैं, उनके भी होते हैं, लेकिन उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के। अब ये कहेंगे कि सर नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे हैं, मैं सबसे कॉमन ले लेता हूँ यहाँ H3PO3 या 4 ले सकते हो, मैं 3 ले रहा हूँ, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस का जो है मैंने क्या लिया, कोई हाइड्रोक्साइड लिया। अभी हाइड्रोक्साइड कैसे है इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो फॉस्फोरस क्या होगा, सेंटर में होगा, और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में मैंने इसको अरेंज किया। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो है 2 लिंकेज जो है मस्ट होती है। पहला, ऑक्सीजन के साथ में जो है फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच होता है। दूसरा, इसके साथ क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड है वो OH जरूर होगा, यानी कि इसके साथ में जो है फॉस्फोरस के साथ में एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, दैट इज OH ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। इसके बाद जितने भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बचे उनको जो है हम इस पे अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन आ चुके, 1 ऑक्सीजन बच गया, तो 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ OH की फॉर्म में हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इसमें H आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी H3PO3। ठीक है, H3PO3 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ जो है 2 हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक नेचर का होता नहीं है, क्योंकि ये OH आयन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन एसिड, बट है क्या, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे जो है बोरिक एसिड भी है H3BO3। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, यही सेम कंडीशन है, वहां भी जो है OH ग्रुप होता है, लेकिन OH ग्रुप जो है वो OH की फॉर्म में एलिमिनेट होता ही नहीं है, वहां क्या होता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो बोरोन यहाँ प्रेजेंट है तो बोरिक एसिड बनाएगा।
ठीक है, तो उसको एसिडिक इसलिए कहा क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी कि जरूरी नहीं है कि मतलब किसी ग्रुप के साथ में OH लिंकेज हो और वो बेसिक नेचर का हो, तो बेसिक नहीं होगा। जनरली ऐसे ही जो है तुमने फिनोल के केस में पढ़ा होगा, तो फिनोल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है लेकिन वो OH ग्रुप को एलिमिनेट करता ही नहीं है, तो वहां क्या होगा, वो भी एसिडिक नेचर का है, वो भी बेसिक नेचर का है, तो वो भी एसिडिक नेचर का ही होता है। ऐसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, तो वो भी OH ग्रुप को एलिमिनेट नहीं करता है। अगर OH ग्रुप आयनाइज ही नहीं होगा तो दैट मींस क्या होगा, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब कभी भी ऐसी चीज समझ के मत समझ लेना कि मतलब जो है OH ग्रुप है तो वो बेसिक नेचर का ही होगा। बेसिक नेचर का जरूरी नहीं है कि वो बेसिक नेचर का होगा, वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा। वो डिपेंड करता है कि वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है या फिर वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो इसमें बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड करने की कोशिश करी है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत सारा एक सिनेरियो क्रिएट किया जिससे क्या हो सकता है कि आपको बेसिक चीजें समझने में जो बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हम इसमें समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर हम इसकी समझ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें समझ सकते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसको जो है आप ये समझ लीजिए कि ये जस्ट नॉट ए चार्ट, ये सिर्फ चार्ट नहीं है, ये मान लीजिएगा आपका कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है कि मतलब किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो फिजिकली कैसा होगा और केमिकली कैसे बिहेव करेगा, उसका जो है मतलब केमिकल और फिजिकल बिहेवियर कैसे चेंज होता है इफ यू मूविंग इन अ पीरियड और अ ग्रुप। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसका जो है मतलब कैसे जो है मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। किसी ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। यदि आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से और भी समझने को मिलती है। ऑर्गेनिक है चाहे आपका फिजिकल है, तो वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। तो इसको जस्ट एक चार्ट समझ के नहीं पढ़ना है, इसको जो है हमें कंप्लीट केमिस्ट्री समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। फिर भी यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है कि हम इसको जो है किस तरह से जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी थिंग है, 180 एलिमेंट है। यदि जितने ज्यादा एलिमेंट आप याद कर लेंगे, और याद करने का तरीका ये है बेटा, सब लोग जो है सजेस्ट करते हैं कि मतलब जैसे फोनिक्स बनाइए, तो फोनिक्स बना के कभी मत याद करना इसको। फोनिक्स में जो है आप इसको लर्न तो कर लेंगे, एलिमेंट्स तो लर्न हो जाएंगे बेसिकली। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी की बात करूं, जैसे बताते हैं बच्चे की हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे करके आपने याद कर लिया इसको, तो एक फोनिक्स बना आपने, हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, ये तो कर लिया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर आपको लर्न नहीं हुआ। समझ आई बात। और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। यदि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आप जो है क्लियर आउट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। शॉर्टकट मत लीजिए, अभी क्या करना है आपको, इसको सीखना है तो सीखिए और डायरेक्ट जो है इसको लिख के लर्न कीजिए। 3 या 4 बार आप जो एलिमेंट्स को लिख लेते हैं एक सीक्वेंस में, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब एटॉमिक नंबर लर्न हो जाता है, और एटॉमिक नंबर के बेस पे आप मास नंबर भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज मेरी आपको समझ आई होगी आई होप। बाद में जो है फिर भले ही आप जिसके फोनिक्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आपको जो है शॉर्ट ट्रिक जो है अप्लाई करनी पड़े, जैसे आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको सीखने को मिले हो जो कि आपके बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो बुक्स में जो है सारी चीजें एक जगह आपको नहीं मिलेंगी, पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ये सारी चीजें जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको इसमें जो है कुछ अच्छा और स्पेशल सीखने को आज मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख के बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक बच्चों।